मित्रों, नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे भारत में नक्सलवाद की इतिहास, विस्तार और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का अंतिम प्रहार। तो चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मित्रों, भारत में नक्सलवाद की इतिहास शुरू होती है 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव में दो वामपंथी चारू मजूमदार और कानू सन्याल द्वारा जमींदारों के खिलाफ कृषकों के समर्थन में नक्सलवाद या चीन के माओ से तुंग से प्रभावित होकर माओवाद आंदोलन शुरू की जाती है और पश्चिम बंगाल के अधिकांश जिलों को अपने प्रभाव में ले लेती है। और देखिए, ये नक्सलवाद जब कम्युनिस्ट पार्टी 1977 में सत्ता में आती है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद पूरे बंगाल में नक्सलवाद समाप्त हो जाती है। यहाँ पे यक्ष प्रश्न है कि क्या बंगाल में साम्यवाद आ गया 1977 के बाद? नहीं, लेकिन एक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति के बाद यह आंदोलन बंगाल में समाप्त हो जाती है और फिर पूरे देश में इसका विस्तार बिहार, वर्तमान झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तत्कालीन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र दोनों, इन सभी राज्यों में फैल जाती है और लगभग पूरे भारत के 150 से 175 जिले प्रभावित हो जाते हैं। तो क्या कारण रहा कि नक्सलवाद का, माओवाद का भारत में इतना विस्तार हुआ? इसमें एक कारण तो रहा आर्थिक असमानता, दूसरा कारण रहा वनवासियों को जंगल जमीन के अधिकार से वंचित करना, तीसरा कारण रहा प्रशासनिक भ्रष्टाचार। और आप खासकर छत्तीसगढ़ में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में जो अभी वर्तमान 33 जिले हैं, उसके लगभग 15 जिले नक्सल प्रभावित रहे। पूरे सरगुजा एरिया में फैल गए नक्सलवाद, उसके बाद पूरे बस्तर संभाग में वर्तमान में जो 7 जिले हैं वहां फैल गए और छत्तीसगढ़ के कई अन्य जिलों में भी नक्सलवाद फैल गया। लेकिन लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ और खासकर बस्तर में जो नक्सलवाद का फैलाव हुआ और माओवादियों ने अपने विस्तार के लिए बस्तर के महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव जी का जो पुलिस गोलीकांड में हत्या किया गया था 1966 में, लोगों का मानना है कि उसको भी अपने विस्तार में, बस्तर में विस्तार में नक्सलियों ने उपयोग किया। और खासकर जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार की बात है, मैं एक उदाहरण दूंगा बस्तर की। तो बस्तर में 1947 से लेके 1990 तक पोस्टिंग पाने के लिए नौकरशाहों में भीड़ लगी रहती थी और पोस्टिंग के लिए बस्तर को
स्वर्ग माना जाता था। उसका कारण क्या है? सेवा के उद्देश्य से नहीं था। वहां प्रशासनिक भ्रष्टाचार लोगों का मानना है और उस समय कहना है इतना अधिक था। इसी भ्रष्टाचार के लालच में बहुत से अधिकारी वहां पोस्टिंग चाहते थे। तो नक्सलवाद का इतिहास और विस्तार जो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, विदर्भ, महाराष्ट्र में और तेलंगाना में, आंध्रा में हुआ, तो उसके सामाजिक और राजनीतिक प्रशासनिक कारण भी रहे। और राजनीतिक कारण में एक महत्वपूर्ण मैं उदाहरण दूंगा कि भारत के राजनीति में जैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को कई राजनीतिक दलों ने, चाहे वामपंथी हो चाहे टीएमसी हो, एक वोट बैंक बना लिया। आपको मालूम है, लगभग लोगों का मानना है और मीडिया का मानना है कि आज बांग्लादेशी घुसपैठिए लगभग 3 से 5 करोड़ पूरे भारत में हैं। चाहे रोहिंग्या की बात हो, उनको भी आधार कार्ड बनाया गया, उनका वोट वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा गया। बांग्लादेशी घुसपैठिए सभी अधिकांश लोगों का आधार कार्ड बन गया, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया। उसी तरह भारत के राजनीतिक दलों ने नक्सलवादियों को भी अपने स्वार्थ के लिए एक वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया। यहां पे एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बंगाल को छोड़ के पूरे भारत में जो नक्सलवाद का विस्तार हुआ 90 के दशक में, 2000 के दशक में, और जब चरम पे था नक्सलवाद 90 के दशक में, 2000 के दशक में, तो जिस माओ से तुंग से चीनी साम्यवाद से प्रभावित होके भारत में वामपंथी आंदोलन का विस्तार हुआ, आप कितना दुर्भाग्य की बात है, आप देखेंगे कि 80 के दशक में 1949 में चीन में माओवादी क्रांति, साम्यवादी क्रांति होती है और 80 के दशक में चीन शासन व्यवस्था में तो साम्यवाद रखता है लेकिन पूर्ण रूप से पूंजीवाद को अपना लेता है। आज चीन में पूर्ण रूप से पूंजीवाद है और साम्यवाद को के चोला को चीन सागर में दफन कर देता है चीन, और भारत में विस्तार होता है। चाहे इसके कारण भ्रष्टाचार हो, आर्थिक असमानता हो, लेकिन जिस व्यवस्था को दुनिया में तिलांजलि दी जा रही थी और जो व्यवस्था सोवियत संघ में और चीन में, पूरी यूरोप में लगभग 50 से 70 साल तक टीक पाया, एक संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन शाश्वत व्यवस्था के रूप में नहीं अपनाया। चाहे वो चीन हो, रूस हो, पोलैंड हो। आज मात्र 2 राष्ट्र में तथाकथित साम्यवाद है। एक क्यूबा, वहां फिदेल कास्त्रो ने 50 साल शासन किया, उसके बाद उसके भाई शासन में है, आज 70 साल से एक परिवार का शासन। वही स्थिति उत्तर कोरिया में किम परिवार का है। उसके अभी वर्तमान जो डिक्टेटर हैं, कम्युनिस्ट डिक्टेटर उत्तर कोरिया के, उसके दादा भी शासक रहे, उसके पिताजी शासक रहे और अभी किम शासन में है। लगभग 70 साल से एक परिवार की एथोटोरियन गवर्नमेंट चल रही है। तो ये साम्यवादी जो व्यवस्था थी
ये संक्रमणकालीन व्यवस्था थी जो लगभग 50 से 70 साल टिक पाई और दुनिया के अधिकांश देशों ने इसको तिलांजलि दे दिया। लेकिन इस व्यवस्था का विस्तार 90 के दशक का और 2000 के दशक में भारत में क्यों हुआ? तो इसका कारण है आर्थिक असमानता और जो आदिवासियों की जंगल की भूमि के अधिकार और वन जंगल जमीन के अधिकार, ये सब कारण रहे। लेकिन ये एक कारण और रहा, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। और राजनीतिक इच्छा शक्ति के कमी के साथ साथ वोट बैंक की राजनीति, चाहे वो झारखंड में हो, बिहार में हो, छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, चाहे तेलंगाना में हो, इन नक्सलियों को भारत के राजनीतिक दलों ने एक वोट बैंक के रूप में और अपने सपोर्टर के रूप में प्रयोग किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज विस्तार में आज देखेंगे बस्तर में तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम और कोई भी निर्माण और विकास के काम को नक्सली रोकते हैं, क्योंकि अपना जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए। तो कोई भी विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का विकास होगा, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे कोई भी समुदाय के हों। लेकिन नक्सली अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये होने देना नहीं चाहते हैं, इसको आप सबने देखा है। और जिस छत्तीसगढ़ में 33 जिला है, वहां 15 जिले घोर नक्सल प्रभावित थे, लेकिन शासन के व्यवस्था और उनके सरेंडर की व्यवस्था और विकास के व्यवस्था और सरकार के सख्त कदम के कारण आज बस्तर के 3 जिले में नक्सलवादी सीमित हो गए हैं। जिस बस्तर रीजन के सातों जिलों में नक्सलवादी थे, आज 3 जिले तक सीमित हो गए हैं। और नक्सलवाद देखेंगे तो अपने अंतिम सांसें गिन रही है पूरे भारत में। यहां पे लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि भारत सरकार के सख्त कदम तो है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी का 2 कार्यों में और 2 निर्णयों में व्यक्तिगत भूमिका जिस तरह रही, इतिहास हमेशा याद रखेगी। मैं उनका किसी से तुलना नहीं करना चाहता। एक धारा 370 के एब्रोगेशन समाप्ति कश्मीर में, उसमें मैं समझता हूं कि भारत सरकार के साथ साथ अमित शाह जी का व्यक्तिगत भूमिका भी इतना शानदार और महत्वपूर्ण रहा, जो इतिहास हमेशा उनको याद रखेगा। दूसरा महत्वपूर्ण और सख्त कदम, भारत में नक्सलवाद की समाप्ति के लिए उन्होंने समय सीमा निर्धारित कर दिया। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूर्ण रूप से भारत के सभी राज्यों में समाप्त करना है। और भाजपा प्रशासित जो राज्य हैं, चाहे उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, इन सब सरकारों को सख्त निर्देश दिया और व्यक्तिगत पहल किया कि इनके खिलाफ सख्त कदम उठाएं। और सरेंडर करना चाहते हैं कोई भी नक्सली, तो सरेंडर के लिए पीसफुल माहौल बनाएं। इसके परिणाम अभी मीडिया में आप देखते होंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्रियों को समारोह में मुख्यमंत्री के सामने सैकड़ों नक्सलियों को आत्मसमर्पण करते हुए। लेकिन आज तक क्यों नहीं हो पाया, ये नक्सलवाद समाप्त क्यों नहीं हो पाया? तो इसमें मित्रों मैं कहना चाहूंगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, वोट बैंक की राजनीति, इन दो चीजों को अमित शाह ने दूर किया और भाजपा शासित राज्यों को प्रोत्साहित किया कि नक्सलवाद को एक समय सीमा के अंदर, जो एक भारत के विकास में एक बाधा के रूप में था, नक्सलवाद और नक्सलवादी, उनको समाप्त करने का समय सीमा दे दिया 31 मार्च 2026। और जो सख्त पहल किया और व्यक्तिगत रूप से राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करके और समन्वय बना के भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जो नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए अमित शाह ने जो कदम उठाया है और सख्त निर्णय लिया है, इतिहास उनको याद करेगा। मैं आज मेरे इस चर्चा का उद्देश्य भी यही है कि अमित शाह जी ने धारा 370 के एब्रोगेशन के लिए, समाप्ति के लिए जो एक गृह मंत्री के हैसियत से व्यक्तिगत पहल किया, व्यक्तिगत उनका भूमिका रहा, वैसे ही नक्सलवाद की समाप्ति के लिए उनके व्यक्तिगत पहल और उनके व्यक्तिगत भूमिका के लिए इतिहास हमेशा याद रखेगी। मैं किसी से उनकी तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन साथ साथ मैं सोचता हूं कि भारत के लोगों को और खासकर राजनीतिक नेताओं को और प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात को चिंतन करना चाहिए और जो शोषित और वंचित वर्ग हैं उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए कि उनका शोषण ना हो और प्रशासनिक संवेदनशीलता जो शोषित और वंचित लोग हैं उसको बनाए रखना चाहिए। नहीं तो ये जो नक्सलवाद का विस्तार हुआ भारत में, जिससे लगभग 150 से 175 जिले प्रभावित हो गए और भारत के विकास में ये बाधा बन गए, देखेंगे तो चाहे बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तो भारत के लोगों को बोल रहा हूं, भारत के लोग में सब आ जाते हैं, चाहे राजनीतिक नेता हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई भी हो, ये अपने मानसिकता को चेंज नहीं करेंगे और वंचित और शोषित लोगों के खिलाफ संवेदनशीलता को बनाए नहीं रखेंगे और जो पहले जो शोषण की नीति थी उसको फिर से जारी रखने की प्रयास करेंगे, तो फिर ये आंदोलन आगे बढ़ सकती है। और अमित शाह जी का जो ऐतिहासिक प्रयास है वो फलीभूत होने के बाद फिर गलत रास्ता में भटक सकती है। तो खासकर नक्सलवाद जो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और समाप्ति की ओर है और पूरे देश में लगभग 15 से 20 जिले नक्सल प्रभावित रह गए हैं, तो पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद भी दो चीजों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। एक, शोषित और वंचित वर्गों के लिए प्रति संवेदनशीलता, प्रशासनिक भ्रष्टाचार की समाप्ति, नहीं तो ये अमित शाह जी का
ये ऐतिहासिक कदम और नक्सलवाद जो समाप्ति की ओर है, अंतिम सांसें गिन रहा है, ये फिर आगे बढ़ सकती है और फिर देश में इसका विस्तार हो सकता है। अगर संवेदनशीलता को बनाए रखें, भ्रष्टाचार को समाप्त करें और प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा वंचित और शोषितों को विकास में आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे, तो निश्चित ही नक्सलवाद समाप्त हो चुकी है और पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। और भारत के जो विकास दर है वर्तमान में 8.2%, वो 10% भी हो सकती है। तो आप सबको जय हिंद, नमस्कार।